नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो रुक करेंगे एक बड़ी जानकारी की और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मंडी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अनियंत्रित कार गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में एक युवक की मौत की खबर भी है। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मेला लगाने जा रहे थे दो सगे भाई, बड़े भाई की हादसे में मौत की खबर। मौके पर पहुंची है पुलिस। आगामी कार्यवाही में पुलिस जुट गई है, लेकिन हादसे की तस्वीर बहुत कुछ अपने आप में बयां करता हुआ। ये गहरी खाई में कार जा गिरा है। एक बड़े भाई की यहां पर मौत की खबर भी सामने आ गई है। दूसरा छोटा भाई घायल भी है। तो ये मंडी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को यहां पर पुलिस पूरे मामले में संज्ञान ले चुकी है। अनियंत्रित कार गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में एक युवक की मौत की भी खबर सामने आ रही है, तो दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए कितना भयावह है। ये गाड़ी पूरी तरह से टूट चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मंडी से धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, ये यहां पर अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी है। एक लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक की मौत की खबर सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? तो सुबह सवेरे यह हादसा हुआ है। राज के बगलियारा नामक स्थान पर यह हादसा हुआ है, जिसमें एक टेम्पो जो है नीचे गहरी खाई में जा गिरता है। करीब 500 मीटर गहरी खाई में टेम्पो जा गिरता है और जिसमें जो है एक युवक की मौत हो जाती है और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बताया जा रहा है कि ये दोनों युवक एक ही परिवार के दोनों सगे भाई थे और जिनमें से बड़े भाई की मौत हो गई है और दूसरे का जो जंजैनी अस्पताल है वहां पे उपचार जारी है। हादसे के तुरंत बाद जो है एम्बुलेंस वहां पे पहुंचती है और स्थानीय लोगों की मदद से जो है गंभीर और मृतक को जो है वहां से निकाला जाता है और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और पुलिस के द्वारा भी आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी धर्मवीर, जो एक घायल युवक है वो कहां पर इलाज चल रहा है, स्थिति क्या है? तो यहां पर एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंडी से बड़ी जानकारी है कि यहां पर एक अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी है। दो सगे भाई इस कार में सवार थे। एक बड़े भाई की यहां पर मौत की खबर। छोटे भाई को गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सबसे बड़ा चुनाव का। हिमाचल में मतदान से पहले बीते कल इंडिया गठबंधन ने एक साथ चुनावी हुंकार भरी है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी ने इंडिया गठबंधन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठा रहा है, लेकिन 2014 से पहले इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। आज विरोधी अगर सवाल उठा रहे हैं तो इस वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टियों को दिए जाने वाले चंदे की जानकारी सार्वजनिक कर दी है। पैसा दिया, किसने कब पैसा दिया और किसने किस किस को पैसा दिया, इसको सार्वजनिक रूप करने का काम, सार्वजनिक रूप में सबके सामने लाने का काम अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है, मोदी सरकार ने किया है। और इलेक्शन बॉन्ड से पैसा केवल क्या भारतीय जनता पार्टी को मिला है क्या? कांग्रेस ने पैसा नहीं लिया क्या? आम आदमी पार्टी ने पैसा नहीं लिया क्या? सबको इलेक्शन बॉन्ड से पैसा मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले जिस प्रकार से लोगों को पैसा मिलता था उस पैसे को सार्वजनिक किया है कि किसको कितना पैसा मिला। आज वो इसीलिए बोल रहे हैं ना, जब मोदी सरकार ने यह सार्वजनिक किया कि बीजेपी को कितना पैसा मिला और कांग्रेस को कितना पैसा मिला। इससे पहले तो ये होता ही नहीं था, तो कांग्रेस को इसका नैतिक अधिकार ही नहीं है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हर्ष महाजन पर तीखा हमला बोला है। प्रेम कौशल ने कहा है कि हर्ष महाजन मैच फिक्सिंग करवाने वाले ब्रोकर की भूमिका निभा रहे हैं। महाजन प्रदेश की राजनीति के खलनायक हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता नेता
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भी निशाने पर लिया। नेता प्रतिपक्ष पर हमला बोलते हुए प्रेम कौशल ने कहा कि प्रदेश की जनता जयराम ठाकुर को अपराधी है। जयराम ठाकुर मंडी की राजनीति में बुरी तरह से फंस गए हैं और इन चुनावों के बाद जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहेंगे। आपने राज्यसभा का चुनाव लड़ा, हमारे कुछ विधायकों ने आपको वोट दिया, आप उनको भाजपा में लेके चले गए, उनको भी मुबारक जो चले गए, अच्छा किया उन्होंने। आज हो क्या गया है, जो लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की राजनीति कर रहे हैं, जिन लोगों को विचारधारा से किसी पार्टी की लेना देना नहीं है, जिन लोगों को देश से लेना देना नहीं है, जिन लोगों को इस देश की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, जो राजनीति में सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हैं, आज वही लोग दल बदल करके इधर उधर जा रहे हैं। और जो लोग गए वो भी इसी प्रवृत्ति के लोग थे। उनके जाने का हमें कोई दुख नहीं है, हमें कोई गम नहीं है, वो चले गए, उनको बधाई हो। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हर्ष महाजन कभी किसी के नहीं हुए। जो गए हैं इनके कहने से वो किसी गलतफहमी में न रहे। हर्ष महाजन ने उनके साथ भी खेला किया है, राजनीतिक तौर पर उनको शहीद किया है, उनकी बलि ली है। भारतीय जनता पार्टी में जाकर जो 6 हमारे दल बदलू गए हैं, जो 6 हमारे गद्दार कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, जिन्होंने अपना ईमान बेचा, जिन्होंने अपना जमीर बेचा, उनको भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। टिकट गगरेट विधानसभा से बीजेपी के उपचुनाव प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने बीते कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व विधायक राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान चैतन्य शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। लगती विधानसभा से विधायक और उप मुख्यमंत्री भी हैं। परिवहन मंत्रालय की आपने बात करी, मैं तो तथ्य और तर्क के आधार पर बोलना चाहूँगा कि कम से कम 8 से 10 रूट जो पिछले 1.5 वर्ष पहले चलते थे, तो पिछले 1.5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में बंद हुए हैं। मैं इसका जो कहीं ना कहीं ठीकरा है उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर नहीं फोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो भी फंसे हुए हैं। वो भी जिस तरीके का एक तानाशाह मुख्यमंत्री इस प्रदेश की सरकार के ऊपर बैठा हुआ है, जिस तरीके की जन विरोधी भावनाओं को आगे बढ़ावा देते हुए सिर्फ खुद के मौन मतलब के लिए वो सरकार को चला रहे हैं, मैं तो उनको देश देता हूँ। और मेरा मानना ये है कि कोई भी किसी के भी रास्ते को नहीं रोक सकता। वो तो आईपीएच के मंत्री भी हैं, इस बात का भी पूरा जायजा लिया जा सकता है कि पिछले 1.5 वर्ष में आईपीएच में क्या नया काम हुआ गगरेट में। परिवहन मंत्रालय के बारे में तो मैंने बोला, कितने सारे रूट इस विधानसभा में बंद हुए हैं। हालांकि मैं मुकेश सर को तो इस बात के लिए बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराता। लाजमी बात है, चुनाव है, नेताओं को बातें बोलनी होती हैं। सर बहुत सीनियर है मेरे लिए। शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी दून विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने चुनावी प्रचार किया और मैदानी क्षेत्रों की पंचायतों में वोट मांगने पहुंचे। साथ ही उन्होंने जगह जगह जाकर नुक्कड़ सभाएं भी की। इस स्तर पे मैं काम करता हूं और मैंने इसका एक एजेंडा बनाया है जो राष्ट्रीय स्तर पे, जिसके ऊपर एज ए एमपी मैं बात रखने वाला हूं। और यहाँ पे जो मुख्य हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसको सपोर्ट करने के जो हमें काम करना है, उसमें रेलवे का एक बहुत मुख्य जो मुद्दा है उसके ऊपर हम काम करेंगे। उसकी स्ट्रीमलाइनिंग जिस तरह से हो सकती है, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे इफेक्टिवली काम कर पाएगी, उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। हमारे यहाँ पे जो किसान हैं उनकी जो बात है, उनके जो मुद्दे हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये तूफानी दौरा भाई सुल्तानपुरी जी का आज दूसरा दिन का दौरा हमारे दून के निचला एरिया में है और ये चौथी नुक्कड़ सभा है। आपने देखा कि लोगों का युग 2 घंटे से वेट कर रहे हैं और लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि जो मौजूदा एमपी साहब थे वो पूरी तरह नाकाम रहे हैं और लोगों की मदद ना डिजास्टर में ना पंचायतों का जो हिस्सा बनता है अपनी एमपी निधि से, वो भी पैसा उन्होंने नहीं दिया। और भारतवर्ष में बीजेपी की सरकार होते हुए लोग कहते डबल इंजन की सरकार है, तो मेंबर पार्लियामेंट का फर्ज बनता था कि यहाँ के मुद्दों को वहां उठाते, और वो कोई भी बात उन्होंने वहां नहीं की। तो इसलिए लोग जो है उब चुके हैं। लोगों ने कहा कि 3 टर्म से हम इन लोगों को बना रहे हैं, लेकिन अपने एरिया की जिस तरीके से मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ दिन रात, हमारे प्रधानगण हमारे जो मौजूद लोग वो कर रहे हैं, एमपी में नाकामयाब रहे हैं। और केवल 5 वर्ष पहले वोट मांगने आए थे, उसके बाद ना किसी ने उनकी शक्ल देखी, ना उनका लोग नाम जानते हैं। जो 5 साल का एमपी है उसका नाम बच्चे भी जानते हैं। राम कुमार पहाड़ी एरिया से निकलते छोटे छोटे बच्चे कहते हैं राम चला गया, तो जानते हैं बच्चे, पता है कि हमारा एमएलए है।
तो एमपी का जब पहचान नहीं है तो वोट कहां से मिलनी है। भाई सुल्तानपुरी जी को जो है भारी मतों से लोग दूर क्षेत्र से जिता के भेजने पड़े। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल आए दिन नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखनपाल ने अपनी जनसभाएं की है। इसके साथ ही लखनपाल की पत्नी उषा लखनपाल भी चुनाव प्रचार अभियान पर पूरी तरह से डट चुकी है। इस मौके पर काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की सदस्य मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही लखनपाल ने मुख्यमंत्री के बयान पर भी पलटवार किया है। तो बड़े आदमी हो, कुछ भी बोल सकते हैं। टैक्सी मिली है तो कहाँ मिली है, किसने दी है, तो वही जान सकते हैं, वही बता सकते हैं। बात ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने हमारी बात कोई नहीं मानी। जो मेरा काम था वो उन्होंने किया, लेकिन जो हमारे काम करने के थे यहाँ बड़सर में वो सारे आज पाइपलाइन में पड़े। चाहे बड़सर का बस अड्डे की बात है, चाहे हमारे सिविल हॉस्पिटल की बात है, चाहे हमारा पीएससी भुट्टे की बात है, भुट्टे के बस स्टैंड की बात है, सीएससी हमारा बिजली की बात है, और बहुउद्देशीय भवन है हमारा बीडी में, ब्लॉक ऑफिस उसकी बात है, 132 केवीए सब स्टेशन की बात है, 130 करोड़ की पानी की स्कीम की बात है, परिवहन बसों को शिफ्ट करने की बात है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जिनकी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट चुकी। इसी कड़ी में सुजानपुर विधानसभा से बीजेपी के उपचुनाव प्रत्याशी राजेंद्र राणा का चुनावी प्रचार जोरों पर है। वहीं राजेंद्र राणा ने क्षेत्र के विभिन्न नुक्कड़ सभाओं में भी शिरकत कर रहे हैं। साथ ही लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे पहले मैंने 4 चुनाव लड़े हैं और अभी भी मैंने जनसभा में एक बात कही है। ये जो जनसभा है इसमें जो मैं चेहरों को देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का संगम जो है वो हर कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे कार्यकर्ता, मोर देन 60% कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के छोड़कर मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसलिए 60% से ज्यादा ऐसे बूथ हैं जहां पर बूथ अध्यक्ष जो छोड़ के आए हैं। सुजानपुर में कांग्रेस का तमाम संगठन जो है वो छोड़ के आ गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रेणुका कांग्रेस की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष और स्थानीय विधायक विनय कुमार विशेष रूप से बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान बीजेपी को छोड़कर करीब 1 दर्जन परिवारों ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है। इस मौके पर विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर रेणुका जी में कांग्रेस मजबूती के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रेणुका जी ने है आज हमारे 2 जोन की बैठक की, जिसमें हमारी संगड़ा की 13 पंचायत के जो 25 बूथों के पदाधिकारी हैं उन्होंने भाग लिया और रेणुका जोन की 7 पंचायतों के 16 बूथों के पदाधिकारी ने भाग लिया। मुझे भी मतलब संगड़ा जोन का प्रभारी बनाया गया है, तो हमें इस बार जो लोकसभा चुनाव में है लोगों के अंदर एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। और रेणुका विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारे डिप्टी स्पीकर विनय कुमार जी है, उन्होंने जो विकास कार्य किए हैं, हम इन सब चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और जो पिछले 10 वर्षों में जो हमारे माननीय सांसद है सुरेश कश्यप जी, उनकी जो नाकामी है, उनकी जो क्षेत्र के अंदर जो सक्रियता नहीं रही है, वो विफल हो चुका है उनका कार्यकाल। रेणुका विधानसभा क्षेत्र का जो कांग्रेस मंडल की बैठक है वो जोन वाइज हम कर रहे हैं और पार्लियामेंट इलेक्शंस को मद्देनजर रखकर ये रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही है और अपने हर जोन से पंचायत वाइज, बूथ वाइज हमारे जो वर्कर है उन्हें टिप्स दी जा रही है कि किस तरह से हमने इस चुनाव में रेणुका विधानसभा क्षेत्र से बढ़त दिलानी है और किस तरह से हमारे जो कार्यकर्ता है वो फील्ड में जाएंगे और कार्य करेंगे। लोकसभा चुनाव का महासंग्राम छिड़ चुका है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तो उनके ही मंत्री ने शराब माफिया के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन फिर भी उस शिकायत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
साथ ही बीजेपी भ्रष्टाचार को केवल बातों से खत्म करना चाहती है। जी तो अपने क्षेत्र में नजर नहीं आए, बल्कि मैं तो याद दिलाना चाहूंगा किशन कपूर जी को। जून 2020 में उन्होंने कोरोना काल के समय में एक चिट्ठी लिखी थी अपने मुख्यमंत्री जी को कि क्षेत्र में और आसपास के इलाके में शराब माफिया बहुत बढ़ता जा रहा है, और किसी एक बड़े नेता की तरफ इशारा भी किया था। तो किशन जयराम जी जाएंगे वहां कांगड़ा, जब भी आप धर्मशाला जाएंगे वोट मांगने या नॉमिनेशन कराने जाएंगे, तो किशन कपूर जी जरा पूछे कि एक मैंने आपको पत्र लिखा था, उस पत्र का क्या हुआ, ठीक है, और किस नेता की तरफ वो इशारा था जिसकी जो शराब माफिया के टाइम पे बात की गई थी। ये जून 2020 का मामला है और सारी खबरों में भी छपा था, और इसकी विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई थी, और इसकी बाद में पता चला था कि शायद फाइल भी दबा दी गई थी। तो जरा ये सब चीजें हैं। और रही बात हमीरपुर की जनता अपने मुख्यमंत्री के साथ है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। ऐसे में जनता टीवी ने लोगों का दिल टटोलने की कोशिश की है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने नाहन के लोगों से बातचीत करके चुनाव के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। देखिए है उसमें अभी ऐसा लग रहा है हिमाचल प्रदेश में कि क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो बराबर के मुकाबले भाजपा और कांग्रेस में यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि भाजपा भी पूरी कोशिश कर रही है और कांग्रेस क्योंकि सत्ता में, ऐसे में कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि वो इस बार हिमाचल प्रदेश में अपने सांसद को लोकसभा में भेजें। इस बार प्रधानमंत्री के रूप में यदि बात की जाए तो वास्तव में नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के जो सांसद है वो वहां जाते हैं तो नरेंद्र मोदी को मजबूत करेंगे, और नरेंद्र मोदी सफल प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के रहे हैं, और इतनी छवि जो देश में हिंदुस्तान की पूरे विश्व में बनी है वो इस तरह की छवि नरेंद्र मोदी के अलावा नहीं कोई बना सकता है। पूर्णतः स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है। कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं लंबे समय तक। अगर देखें अभी तक उनके अब जाके उनके कैंडिडेट फाइनल हुए हैं, जो भी एक खाना पूर्ति का काम कर रहे हैं। आपस में खींचातानी बहुत ज़्यादा है, तो पूरी तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है। इस बार जो जनता है वो विकास के नाम पर वोट देगी, जिसने विकास किया है उसको ही वोट मिलेगा। आपके यहाँ सांसद ने कैसा काम किया जो शिमला संसदीय क्षेत्र की अगर बात करते हैं? अगर शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं तो पिछले जितने सालों से बेहतर कार्य किया है। खासकर अगर सिरमौर की बात करते हैं तो सिरमौर में सरकार के टाइम ग्रीन कॉरिडोर मिला है जो पौंटा से हाटकोटी के लिए गया है। टाइम में तो कोई खास नहीं हुआ है। मोदी ने तो सिर्फ अपना ही फायदा देखा है, अपनी पार्टी का भी फायदा नहीं देखा, अपना ही फायदा देखा है। इसमें पब्लिक का तो कोई इंटरेस्ट था नहीं। ये उम्मीद थी कि बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा माहौल है, क्योंकि मोदी पर विश्वास करते हैं कि हमारा भारतवर्ष में सबसे स्ट्रॉन्ग मोदी ही है, जो सारे वर्ल्ड में फेमस है। इसने जैसे हमारा काफ़ी सालों से मंदिर का वो निर्माण करा, राम मंदिर का निर्माण करा, काफ़ी सालों से अटक रहा था, जिसमें कई लोगों ने, महात्माओं ने बलिदान दिया। इसलिए वो भारत सरकार के लोगों का वो सपना। अच्छा, इस बार अगर आप वोट देंगे तो किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? इस बार अगर कोई भी वोट देगा तो विकास की तरफ देखेगा। आप तो मोदी को देखना चाहते हैं। 10 साल में मोदी ने बहुत विकास किया है भारत देश के लिए। भारत में तो है ही, दूसरे देशों में भी मोदी का बोलबाला है। जो देश पहले भारत को आंखें दिखाते हैं, अब भारत उनको आंखें दिखाता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर के सलाहकार डॉक्टर आर.एस. बावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उपलब्धियों का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान बताया है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2024 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने वैश्विक स्तर पर बाजी मारी है। वहीं पिछले साल केवल 5 पाठ्यक्रमों की तुलना में इस वर्ष चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 8 पाठ्यक्रमों को भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में स्थान दिया गया है। साथ ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने देश के साथ साथ वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख उच्च शैक्षणिक संस्थान के रूप में अपनी स्थिति सशक्त की है। कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने क्यूएस में विश्व में जो रैंक प्राप्त किया है उसके हिसाब से हम नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गए भारत की, और 21वां हमारा ओवरऑल सारी यूनिवर्सिटीज में रैंक है।
हमने विश्व स्तर की सुविधाएं बनाई हैं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी सुविधाओं का लाभ उठाएं और ख़ासतौर पे वो बच्चे जो आर्थिक तौर पे थोड़े कमज़ोर हैं, तो उनके लिए हम आज यहाँ 170 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप का भी अनाउंस करने जा रहे हैं। तो इस स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए बच्चे को हमारी वेबसाइट पे cuchd.in पे जाना चाहिए। वहाँ पे CUCET चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आइकन मिलेगा, उसको जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो रजिस्टर कर सकते हैं। इस टेस्ट की हमने नॉमिनल फीस रखी है 1000 रुपया, और बच्चा जब वो फीस पे करता है उसके बाद वो अपनी मर्जी का समय चुन सकता है, अपनी मर्जी का दिन चुन सकता है, क्योंकि ये टेस्ट 30 जून तक पहली फेज में खुला रहेगा। उस चुनने के बाद वो बच्चा अपने घर में बैठ के ये टेस्ट दे सकता है, और घर में बैठ के टेस्ट देने का सिर्फ ये कंडीशन है कि उसके पास कैमरे वाला लैपटॉप होना चाहिए, ताकि बच्चे को हम मॉनिटर कर सकें। जैसे ही बच्चे का टेस्ट कंप्लीट होगा तो उसके अंक उसको बता दिए जाएंगे कि उसने 100 में से कितने अंक प्राप्त किए हमारे टेस्ट में। जो बच्चे 90% या उससे ऊपर अंक प्राप्त करेंगे उनको 100% छात्रवृत्ति दी जाएगी। और ये जो छात्रवृत्ति होगी ये पूरी की पूरी सेमेस्टर फीस पे होगी, और इसके साथ ही ये पूरी डिग्री के लिए होगी। हमने शर्त ये रखी है कि बच्चे को 7.5 ग्रेड पॉइंट मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अलावा वो किसी विषय में फेल नहीं होना चाहिए, उसके लक्ष्य शॉर्ट नहीं होने चाहिए, और कोई अनुशासनहीनता का उस पर केस नहीं होना चाहिए। हमने अभी तक 1,30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है। ये यूनिवर्सिटी केवल 12 साल पुरानी है, 12 साल से भी कम, और इस वक्त लगभग 40% बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। तो मेरी ये निवेदन रहेगा सभी माता पिता से और बच्चों को, ये सलाह रहेगी कि वो हमारा टेस्ट ज़रूर दें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद वो जिस विषय में एलिजिबल होंगे वहाँ पे उसको दाखला मिल जाएगा। मैं ये भी बता दूं कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लगभग सभी को जो इंटरेस्टेड होते हैं नौकरियां मिलती हैं। पिछले साल 904 कंपनियां आई हैं, 9124 बच्चों को नौकरियां मिली हैं, और हाईएस्ट पैकेज 1.7 करोड़ का मिला है। इस साल हेमकुंड यात्रा 25 मई से आरंभ होगी, जिसको लेकर एनआरआई बिल्डिंग में सफाई का कार्य शुरू हो गया है। वहीं यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस बारे में ऐतिहासिक गुरुद्वारा के मैनेजर जाकिर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि हेमकुंड यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के लिए इस बार काफी पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं यहाँ पर एनआरआई बिल्डिंग तैयार की गई है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों के ठहरने का प्रबंध किया जाएगा। जो संगत हेमकुंड साहब की यात्रा वास्ते जाती है उन्होंने रहने वास्ते बहुत अच्छी रहने वास्ते प्रबंध किया गया है। संगत जिदा ऋषिकेश के मैनेजर साहब दर्शन सिंह ने दसिया है 22 तरीक नूं श्री ऋषिकेश साहब के गुरुद्वारा साहब की यात्रा आरंभ होकर 25 मई नूं हेमकुंड साहब के कवाड़ खुलणगे। उस संबंध में संगत होम वाकई उत्थे पहुँच रही है। मैं संगत के चरणों में बेनती करदा कि उन्होंने रहने का खास करके गुरुद्वारा पौंटा साहब विखे विशेष तौर पर प्रबंध किया गया। संगत जरूर इस स्थान पर होके जाए। वाहिगुरू जी का खालसा। अपना हिमाचल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।